हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 के नाम से भी जाना जाता है। साथ में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो आई थी उसका रिव्यू बोला जाता है, उसका रिव्यू था ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 क्या होता है, उसके बारे में बताइए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 क्या है, उसके बारे में बताइए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के रिव्यू प्रोग्राम के बारे में लिखिए। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन की ही होती है। सो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है क्या, पर्टिकुलरली दीज आर द नोट्स एंड नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। जिस तरह से प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में आपको अटेंड करना है, उसी तरह से मेरी कोशिश रहती है आपको यहाँ पे रिटन में दिखाया जाए। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द मॉडिफाइड पॉलिसी ऑफ 1986। तो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी उसका एक मॉडिफाइड पॉलिसी इसको बोल सकते हैं, मॉडिफाई स्वरूप इसको बोल सकते हैं कि 1986 में जो रिकमेंडेशंस थे, जो खामियां थी, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया और इसलिए इसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 के नाम से भी जाना जाता है। A committee was set up under the chairmanship of Acharya Ram Murthy in May 1990। अब देखिए 1986 में आया आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 86 में आ गया। अब उसके 4 साल बाद 1990 में मई में आचार्य राममूर्ति द्वारा की चेयरमैनशिप में बेसिकली एक कमेटी का गठन किया गया, सेटअप करी गई एक कमेटी, जिसने 2 साल लिए और 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। डिटेल में पढ़ेंगे क्या हुआ क्या नहीं। The aim of committee is to review national policy of education and make recommendation for its modification। कि 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई गई थी उसके recommendations को मॉडिफाई करा जाए और इस पॉलिसी में डाला जाए। In July 1991, committee considered the report of Rammurthy committee and सबमिट अ न्यू रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन रेड्डी। तो देखिए यहाँ पे 1990 में आचार्य राममूर्ति द्वारा एक कमेटी गठित करी गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राममूर्ति कमेटी ने जुलाई 1991 में, मई 1990 से लेके यहाँ पे जुलाई 1991 तक, तो ये ऑलमोस्ट आपका 13 मंथ्स का वक्त लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी बेसिकली वो सबमिट करी और उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद वो चेयरमैनशिप एन रेड्डी के पास चली गई। दिस रिपोर्ट was submitted in 1992 which was known as program of action। तो बेसिकली ये आई जो रिपोर्ट थी पर्टिकुलरली मॉडिफाई होकर वो आई, तो उसको जाना गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या 86 में हुआ, 90 में हुआ, 91 में क्या हुआ, 92 में तो फाइनली आ ही गई। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। तो इस नाम से इसको जाना जाता है। वेरी इजी। अब देखिए, जब भी कोई पॉलिसी होती है या एक्शन होता है तो उसके बारे में हमेशा पढ़ना जरूरी है कि भाई उसने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं। तो रिकमेंडेशंस किस पॉलिसी ने क्या दिए हैं, हम ऑलवेज हमने इससे पहले जितने भी चीजें की हैं उसमें भी ये सब डिस्कस किया है। तो सो ऑन विद पर्टिकुलरली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की क्या रिकमेंडेशंस है वो ब्रीफ में आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट डालेंगे,
लाइक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे और भी पॉइंट्स आएंगे उनके बारे में जितना यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, तो एक फ्लो चार्ट आपको इंक्लूड करना है। फ्लो चार्ट्स हमेशा आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, प्लस एग्जामिनर को पता चलता है कि योर वे ऑफ राइटिंग इज गुड एंड यू हैव नॉलेज ऑल्सो। तो बिल्कुल फ्लो चार्ट हमेशा बनाएं। रिकमेंडेशंस डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बात की गई, रिकमेंडेशन दी गई। 2 large rooms that are useful in all weather, 2 बड़े कमरे हों जो हर, देखिए सर्दी गर्मी बारिश हर एक मौसम में लाइक लाभदायक रहे, यूजफुल रहे। नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल, बच्चों के लिए नेसेसरी टॉयज और गेम्स की जो आवश्यकता है, लाइक हम बोलते भी हैं प्ले वे मेथड या लर्निंग वाइल डूइंग, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसमें टॉयज और गेम्स के मटेरियल की बात की गई जो नेसेसरी है। देन ब्लैक बोर्ड होना, देखिए ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता एक क्लास के लिए बहुत मैंडेटरी है, एक बेसिक हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट है जो हर एक क्लास में चाहिए। देन मैप्स चार्ट्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स भी क्लास में हो, तो इसकी बात यहाँ पर की गई। सेकेंड पॉइंट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए अब एक बच्चा डायरेक्ट स्कूल में नहीं जा सकता है, उसको पहले स्कूल के लिए हैबिचुअल बनाना जरूरी है, तो वही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका अलग से कोर्स भी होता है, अगर आप SCRT में देखेंगे किसी भी स्टेट लेवल पर, तो SCRT अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको ECCE के नाम से भी जाना जाता है, उसका कोर्स भी कराती है, मतलब बेसिकली नर्सरी ट्रेन्ड टीचर्स। इट लेड इम्पोर्टेंस ऑन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो बच्चे स्कूल में आए उससे पहले बच्चों को केयर मिले, एक प्रॉपरली स्कूल कैसा होता है, बेसिक एजुकेशन, मतलब एक स्कूल में आने के लिए वो रेडी रहे, जो कि आज के रूप में हम डिस्कस करें तो नर्सरी KG प्ले स्कूल इनका जो कॉन्सेप्ट है। Next is contribution of community. For the establishment and supervision of non-formal education centers, the community will have to provide financial and other related कंट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी होती हैं, स्कूल्स भी होते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप हम बात की जाए, जैसे मदरसे होते हैं, तो मदरसों में एजुकेशन दी जाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे। अब यहाँ पे ये हेल्प क्यों दी जाती है? क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे एजुकेशन प्रमोट हो सके। तो ऐसे काफी सारी NGOs है, मदरसे हैं और ना जाने कितनी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल हो, एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जाता रहे ताकि वहां पे भी शिक्षा जो है वो ऊंचाइयां छुए, तो इसलिए इस चीज की बात की गई। देन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन इंस्ट्रक्टर्स। द पेरेंट्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स डिजायर दैट देयर डॉक्टर्स शुड receive education only from female एक सेकेंड यस teachers, and that is why women instructors were appointed डिफरेंट एजुकेशन सेंटर्स। थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक है, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जो वुमेन इंस्ट्रक्टर्स हैं, मतलब देखिए गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो वो होता है कि गर्ल्स मीडियम स्कूल में ही इनको डाल दो, हमें कोएड स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो ऐसे में देखा गया कि गर्ल्स एजुकेशन से वंचित रह रही हैं, मतलब दूर हैं। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स जो हैं गर्ल्स के, वो अपने लड़कियों को बेसिकली ऐसे स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते जहाँ लड़के भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालना इसका जरूरी था। तो सॉल्यूशन कैसे निकाला गया कि हम पर्टिकुलरली जो गर्ल्स स्कूल आए वो भी आए, पर्टिकुलरली कि वुमेन टीचर्स हो स्कूल में, वुमेन टीचर्स हो, तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल पेरेंट्स को एक भरोसा हो जाता है कि हाँ कि वुमेन इंस्ट्रक्टर्स हैं, वुमेन टीचर्स हैं, तो माय गर्ल चाइल्ड इज सेफ ओवर देयर। तो ये एक प्रावधान किया गया। देखिए जब भी कोई मुश्किलें आती हैं तो गवर्नमेंट हमेशा, जब लार्ज स्केल पर आती हैं, लाइक 100 में से वहाँ की 95 लोग वो सोचते हैं, 95% जनता वो सोचती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फाइट नहीं कर सकती है, ऐसी रूढ़िवादी सोच को एकदम से नहीं बदल सकती है। वहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज के सॉल्यूशन के लिए आती है कि
अभी के लिए क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है. तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन बेसिकली. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन फॉर परफॉर्मिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेनिंग. अब कुछ इंस्टीट्यूट्स आए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड कर सकें. कौन कौन से आए? दिस हैज बीन ensured that institutes like District Institute of Education and Training, that is DITE, then National Council of Education Research and Training, that is NCERT, and NTEPA should shoulders the responsibilities. इसके अलावा SCERT भी है. तो इनको बांट दिया गया कि ये टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और भी कई कार्य ये लोग करेंगे, लाइक नॉट ओनली द ट्रेनिंग, ब्रुक्स का देखना, करिकुलम का देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो अप प्रोग्राम्स. अब देखिए कोई भी पॉलिसी आती है तो उसका फॉलो अप होना बहुत जरूरी है. फॉलो अप नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट कर दिया, आगे वो फॉलो हो रहा है या नहीं, सच में एक सिर्फ कागजों तक तो नहीं रह गया है, प्रैक्टिकली लागू हुआ है तो यूज भी हो रहा है या नहीं, तो वो देखना किसका काम है? फॉलो अप प्रोग्राम का. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक पॉलिसी या जो भी चीज आती है उसके बाद उसका फॉलो अप हो. Complete literacy programs will be started for the children in the age group of 9 to 14 years. After literacy education, they will be motivated to study further under the follow-up education program. Next is provision of diversified courses. अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ शिक्षा ऐसी दी जाए लाइक एक ही क्षेत्र में ना हो, डाइवर्स हो, वो बच्चों को कुछ सिखाए, कुछ वोकेशन भी सिखाए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिखाए, कुछ प्रोफेशनल नॉलेज उसमें हो. Various professional and technical courses will be organized for the students passing out from non-formal. जो स्टूडेंट्स मदरसे से या मतलब प्रॉपर स्कूल से नहीं होते हैं, बेसिकली पास आउट नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो उनको उनके पास प्रॉपरली प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज उनके लिए हो, तो उस बारे में भी बात की गई, रिकमेंडेशन दिया गया. ऑर्गेनाइज्ड हो उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज जो प्रोफेशनल हो और टेक्निकल हो, किनके लिए? नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं. देखिए इसके बारे में ऐसा नहीं है हम एक या दो लाइन लिख रहे हैं तो इतनी ही बात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में की थी. हमें अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही नॉलेज चाहिए, तो हम इतना ही पढ़ेंगे. बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है. अगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है तो 16 मार्क्स में आएगा. तो 16 मार्क्स में भी इसकी एवरेज वेटेज 4 या 5 मार्क्स की होगी, क्योंकि 16 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. आपका क्वेश्चन हमेशा 2 to 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आगे बात करेंगे लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट, एंकरेजमेंट टू वॉलेंट्री एजेंसीज. तो वॉलेंट्री एजेंसीज जो शिक्षा को प्रमोट करना चाहती हैं, तो उनको काम दो, उनको प्रमोट करो. तो वही यहाँ पे किया गया, उनको एंकरेज किया गया. Voluntary agencies should be encouraged to come forward to take part in the program and through non-formal education. This work will be done faster and as such as weaker section of the society after receiving education can join the national mainstream. तो बिल्कुल जो non-formal education system से like मदर से थे, उनको भी बिल्कुल देखिए गवर्नमेंट ने हेल्प की, फाइनेंशियली भी उनको, मतलब कोई परेशान नहीं किया कि नहीं ये नॉन फॉर्मल है तो गलत है. बिल्कुल उनको भी एंकरेज किया गया, उनका साथ दिया गया, ताकि एजुकेशन एक बड़े लेवल तक कल को पहुंच पाए. तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन में रिकमेंडेशंस दी गई, ये बात प्रोग्राम ऑफ एक्शन में की गई. होप सो ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली कैसे आता है. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में लिखिए, साथ में उसका जो रिव्यू था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का रिव्यू था 1992 का, उसके बारे में भी लिखिए. ये क्वेश्चन 99% एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, वरना 4 मार्क्स में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में सिर्फ पूछा जाता है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी लाइक very much satisfying for from your exam point of view. So this you can write.
लेक्चर्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो चैनल पे प्लेलिस्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे आप सभी लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट वन लेक्चर ऑन योर choice of topic. So thank you for watching and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.